अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सुबह की शुरुआत के साथ मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अन्नदाता कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं आज के मुख्य अंश। छत पर खेती के विषय में जानकारी, श्री विधि से गेहूं की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी, आज के समय में जिस तरह शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, फलस्वरूप घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ते तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा दूसरी तरफ कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इन रसायनों के घातक अवशेष सब्जियों, फलों में रहने के कारण मानव शरीर पर घातक प्रभाव जैसे कैंसर एवं त्वचा संबंधित रोग देखने को मिलते हैं, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे। यही नहीं, इन दूषित सब्जियों को खरीदने के लिए शहरी लोगों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसे में ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के लिए वे तरस ही जाते हैं। अतः यदि आप शहर के निवासी हैं और इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आप टेरेस गार्डन स्थापित कर प्रतिदिन परिवार के लिए सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों या सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ ले सकते हैं। ये सब जानकर यदि आपकी भी जिज्ञासा है कि कैसे टेरेस गार्डन स्थापित किया जाए, तो इसकी जानकारी हेतु देखिए अन्नदाता की टेरेस गार्डन पर ये विशेष प्रस्तुति। टेरेस गार्डन एक छत पर सजावटी तरीके से हरे भरे उद्यान की योजना बनाना, जो कि वहां के वातावरण पर अच्छा प्रभाव डालने के साथ साथ जिस उद्देश्य हेतु टेरेस गार्डन स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति करे। यह तकनीक शहरी क्षेत्रों में काफी लाभकारी है, क्योंकि शहरों में घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ता तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आप छत पर टेरेस गार्डन स्थापित कर अपने घर का तापमान नियंत्रित कर वर्षा जल का उपयोग एवं बचत के साथ साथ दिन प्रतिदिन परिवार के लिए सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों, सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ ले सकते हैं। टेरेस गार्डन घर की एक प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताजी ऑक्सीजन, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है, वह भी प्रदान करता है तथा घर को गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आप भी एक टेरेस गार्डन स्थापित करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं टेरेस गार्डन के मुख्य उद्देश्य क्या है। वर्ष भर ताजी सब्जियां एवं फल मिलते हैं।
सब्जियां एवं फल की खरीदारी में खर्च में कमी होती है। मकान की छत पर उपलब्ध स्थान का प्रभावी तरीके से उपयोग होता है। विषाक्त मुक्त सब्जियां एवं फलों की प्राप्ति होती है। अपने मनपसंद की सब्जियां उगा सकते हैं। बाजार में नहीं मिलने वाली तथा कभी कभी मिलने वाली सब्जियों को भी उगा सकते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों को देखने से मानसिक थकान दूर होती है। टेरेस गार्डन के द्वारा वातावरण को हरा भरा बनाकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। टेरेस गार्डन के लिए स्थान: छत के ऊपर बरामदा, खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी प्रकार विकास करते हैं, गुणवत्ता युक्त सब्जियों एवं फलों का उत्पादन करते हैं। प्रायः आज के समय में फ्लैटों में जगह नहीं रहती, इसीलिए वहां पर मकान की छत के ऊपर ही इसकी बागवानी कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग अच्छी तरीके से छत के ऊपर ही किया जा सकता है, क्योंकि पौधे ऊपर खुले वातावरण का अच्छी प्रकार से लाभ लेकर विकास करते हैं। लेकिन यदि बहुमंजिला इमारतें हैं तो उसके बरामदे एवं खिड़कियों के छज्जे पर गमलों एवं किसी पॉट में रखकर टेरेस गार्डनिंग की जा सकती है। टेरेस गार्डन के प्रकार: फलदार पौधों की बागवानी, सब्जियों की बागवानी, फूलों की बागवानी, कैक्टस एवं सरस पौधों की बागवानी, औषधीय पौधों की बागवानी। टेरेस गार्डन की विधियां: छत के ऊपर बेंच या तिपाई के सहारे छत पर बागवानी का भार कम पड़े, इसके लिए सीमेंट एवं मिट्टी के मिश्रण का सुविधा अनुसार लंबाई एवं गहराई का बेंच बनाते हैं। उसमें फल एवं सब्जियां उगाने के लिए 2 भाग दोमट मिट्टी, 1 भाग बलुई मिट्टी, इसके बाद मिट्टी में 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर बेंच एवं तिपाई को भरते हैं और उसमें सिंचाई के लिए 1 इंच नाली की जगह छोड़ते हैं। नए भवन में टेरेस गार्डन: यदि आप नया मकान का निर्माण कर रहे हैं तथा आपकी योजना टेरेस गार्डन की है, तो टेरेस गार्डन के लिए उपयुक्त छत एवं प्रभावी उपयोग के लिए शुरू से ही आवश्यक लंबाई एवं गहराई पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए छत का फर्श वाटरप्रूफ हो, उसके लिए वाटरप्रूफ सामग्री का फर्श पर लेप किया जाता है और जल निकास के लिए क्रमिक ढलान के साथ छत को बनाया जाता है। जल निकास नाली को बजरी जाली से कवर किया जाता है। पूरे छत पर जियो स्टाइल के टाइल सामग्री बिछाकर फर्श को बनाना चाहिए। इसके बाद मिट्टी भरकर सब्जियां एवं पौधे उगाना चाहिए। गमले एवं कंटेनरों के द्वारा टेरेस गार्डन: सीमेंट के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक बैरल, लकड़ी के बैरल, बक्से, टोकरी, प्लास्टिक जार, टूटी बाल्टियां, टिन बॉक्स, ड्रम बॉक्स, प्लास्टिक कवर, सीमेंट, फर्टिलाइजर बैग इत्यादि को छत पर रखकर उसमें सब्जियां, फूल एवं फल के पौधे उगा सकते हैं। उथले मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के बॉक्स के द्वारा टेरेस गार्डन: 10 सेंटीमीटर ऊंचे एवं 35 सेंटीमीटर व्यास के, जिनमें नीचे की तह में जल निकास हेतु छेद वाले उथले मिट्टी के बर्तन, या 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर गहरे नीचे की तह में 6 से 8 संख्या में समान जल निकासी वाले छेद होने चाहिए। लकड़ी के बॉक्स या चिकनी मिट्टी के बर्तन में प्रत्येक छेद के ऊपर एक कार्क का टुकड़ा रख देते हैं या एक बड़ा कार्क का टुकड़ा नीचे की तह में रख देते हैं। इसके उपरांत आवश्यक मिट्टी के मिश्रण से भरकर इन बर्तन को खुले सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है और इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। पक्के मिट्टी के बर्तन के द्वारा टेरेस गार्डनिंग: पक्के चिकनी मिट्टी के विभिन्न आकार वाले गमले को छत पर रखकर विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ चौड़े होते हैं, जिसमें नीचे 3/4 भाग मिट्टी और कंपोस्ट भर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिट्टी को बदल सकते हैं। इस प्रकार के गमले में डहेलिया, प्लम, झाड़ीनुमा पौधे को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया एवं चौलाई के साग को उगा सकते हैं। पॉलीथीन बैग में टेरेस गार्डनिंग: छोटे पारदर्शी पॉलीथीन बैग में, जिसमें नीचे की तरफ जल निकास हेतु छिद्र करके 3/4 भाग मिट्टी और कंपोस्ट भरकर चमेली, दुरंता, क्रोटन पौधे कटिंग के अलावा पपीता, गोभी, टमाटर, मिर्च इत्यादि के पौधों की नर्सरी उगा सकते हैं।
प्लास्टिक बर्तन, फाइबर पार्ट और स्टोरोफोम कप में टेरेस गार्डनिंग। गोलाकार चौकोने प्लास्टिक के बर्तन में घर के अंदर कम प्रकाश में आसानी से उगने वाले पौधे को उगा सकते हैं। इसके अलावा बाजार में फाइबर पार्ट तथा स्टोरोफोम कप जो कि हल्के होते हैं, नर्सरी पौध तथा हल्के भार वाली उथली जड़ वाली पौधों को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कल के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अपने प्रदेश की मुख्य फसल चक्र धान गेहूं की बात करें तो प्रदेश के किसान भाई धान की कटाई उपरांत खेत को 2 से 3 बार जुताई कर पाटा लगाकर गेहूं की बुवाई करते हैं, जिसमें उनको 20 से 25 दिन का समय भी लगता है तथा खेत की नमी का ह्रास भी होता है। इस पद्धति में गेहूं की बुवाई हेतु खेत की तैयारी में लगभग 2500 से 3000 प्रति एकड़ का खर्च भी आता है। लेकिन 4 से 5 वर्षों से गेहूं की खेती में आई नई तकनीक SWI को अपनाकर बहुत से किसान भाई गेहूं की बुवाई पर प्रति एकड़ कम खर्च कर अच्छी उपज की प्राप्ति करते हैं। अतः किसान भाइयों, SWI गेहूं की बुवाई कैसे करनी है एवं यह तकनीक कैसे लाभकारी है, इस विषय पर समस्त जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर सुरेश नाथ सिंह। सामान्य विधि से जो किसान बंधु गेहूं लगाते हैं, उससे सी विधि से गेहूं लगाने में करीबन 2 से 2.5 गुना अधिक उपज प्राप्त होती है और बीज की भी मात्रा 1/4 कम हो जाती है। जहां 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सामान्य विधि से गेहूं के बीज की आवश्यकता होती है, वहां मात्र 10 किलो प्रति एकड़ का ही बीज लगता है सी विधि से या श्री विधि से गेहूं लगाने में। कि इस विधि से उन्नतशील प्रभेद हैं तो उनका चयन कर लें। कोई जरूरी नहीं हाइब्रिड ही लगाएं या सामान्य किस्म के ही लगाएं। पहले हम लोग बीज से शुरू करें। अच्छा चुना हुआ बीज जो उस क्षेत्र में उनके खेत में अच्छा करता है, उन्नतशील प्रभेद गेहूं का लें और 10 किलो बीज का लें। 10 किलो बीज से 1 एकड़ की बुआई अच्छी तरह से हो जाएगी उनके खेत में गेहूं के मात्र 10 किलो बीज से। अब 10 किलो बीज को 20 लीटर गुनगुना पानी, हल्का सुसुम पानी में उसको डाल दें, भिगो दें। उसके बाद थोड़ा सा हाथ से उसको चला देंगे तो जो खखड़ी बीज होगा या हल्का बीज होगा ऊपर आ जाएगा, उसको छान करके हटा दें और उसमें जो गेहूं 10 किलो मिला करके सुसुम पानी 20 लीटर में रखे हैं, उसमें 3 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 3 लीटर गौ का मूत्र, गाय का मूत्र मिला दें और साथ ही 2 किलोग्राम गुड़ को थोड़ा महीन करके ताकि जल्दी से घुल जाए, उसमें मिला करके अच्छी तरह से इस मिक्सचर बना लें उसको और 6 से 8 घंटे तक उसको उसमें फूलने दें। इसके बाद उसमें से निकाल लें, बीज को छान करके पानी को अलग कर दें, पानी अलग हो जाएगा और उसके बाद 10 किलो बीज के लिए 20 ग्राम कार्बेंडाजिम जो बेबिस्टिन के नाम से भी आता है लेकर के अच्छी तरह से मिला दिया जाए और इसके बाद से उसको बोरी जो जूट की बोरी होती है जिसमें एरेशन रहता है, प्लास्टिक की बोरी नहीं, जूट की बोरी में लपेट करके उसको बांध करके छोड़ दें और इस तरह से उसको जूट की बोरी में 10 से 12 घंटा उसको रहने दें। उसके बाद सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। जो वायबल बीज हैं, जो जिन जन्मने योग्य बीज हैं, ये सब अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होने के बाद उसको अब ये बीज तैयार हो गया है खेत लगाने के लिए। इस अवधि में जब हम बीज लगाने के लिए इसमें खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के लिए 1 एकड़ खेत के लिए किसान बंधु को करीबन 20 क्विंटल सड़ा हुआ गोबर का खाद चाहिए, उसको अच्छी तरह से खेत में छींट दें और 4 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तथा 27 किलोग्राम DAP और 13 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिला दें। अच्छी तरह से जुताई करके पटा चला दें और छोटी छोटी क्यारियां बना ले ताकि पटाने में सुविधा होगी। अब ये छोटी छोटी क्यारियां बन गई है, खाद दे दिया गया उसमें। अब बीज तैयार है, 12 घंटे के बाद अंकुरित होकर उसको लाइन बना लें।
पंक्तिबद्ध बना लें 20-20 सेंटीमीटर पर। एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर में पंक्ति में खुरपी के सहारे खुरपी ले लें और एक जगह दो बीज 2 से 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर 4 से 5 इंच की दूरी पर दो बीज एक जगह लगाई जाए। इस तरह से लगा करके पंक्ति में लगा दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। अब जो 5-6 दिन में देखें कि अगर जहाँ जहाँ बीज लगाया गया है पंक्ति में अगर बीज अंकुरित नहीं हुआ है, बाहर नहीं निकला है, तो वहाँ पर फिर दोबारा दो बीज लगा दें उस स्थान पर। इसलिए थोड़ा बीज बचा कर रखना चाहिए ताकि उसको गैप फिलिंग, तो वहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें अच्छे बीज को फिर से लगा करके। तो इस तरह से पूरा बीज तैयार हो जाएगा और इसके बाद 15 दिन के बाद उस खेत में हल्की सिंचाई, पहली सिंचाई दिया जाए। बुआई के 15 दिन पर जब सिंचाई करेंगे तो 3-4 दिन के बाद उसमें चलने लायक, पैर धंसेगा नहीं, मिट्टी उतनी गिली नहीं रहेगी, वो चलने लायक हो जाएगा। 15 दिन के सिंचाई के बाद 3-4 दिन के बाद से 20 किलोग्राम यूरिया दे करके खेत में और उसमें हल्की हाथ से हैंड हो चला दें या खुरपी से उसको थोड़ा भुरभुरा मिट्टी कर दें ताकि वो मिल जाए और खरपतवार भी जो जन्मे होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी सिंचाई करीबन 25 दिन पर करें और तीसरी सिंचाई करीबन 35 दिन के बाद करें और तीसरी सिंचाई करने के बाद तो उसमें 13 किलोग्राम पोटास और 15 किलोग्राम यूरिया का ऊपर निवेशन कर दें, छीट दें। चौथी सिंचाई फिर 15 से 20 दिन पर कर दें। आपकी खेत में लहलहाती हुई बम्पर क्रॉप खूब गहनी और इतनी उसमें सघन कल्ले निकलेंगे कि पूरा खेत एकदम बिल्कुल लगेगा कि उसमें चलने का भी जगह नहीं रहेगा। लंबी लंबी बालियां निकलेंगी और अच्छी फसल होगी और इस तरह से करने पर 2 से 2.5 गुना अधिक जो सामान्य विधि से किसान बंधु करते हैं उससे इस विधि द्वारा, सिप विधि द्वारा गेहूं की उपज प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है और भी कई रोचक जानकारियां, मगर पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज़। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दलहनी फसलों के अंतर्गत चने की खेती प्रदेश के टाल एवं दियारा क्षेत्रों में काफी व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। अतः जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर दी होगी वो बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर होगी
और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें समय समय पर की जाने वाली शस्य क्रियाओं जैसे खरपतवार प्रबंधन, पौधों की खुटाई, सिंचाई, उर्वरक एवं पौध सुरक्षा उपाय आदि को करना आवश्यक होता है। इन क्रियाओं पर लापरवाही करने से फसल प्रारंभ से ही कमजोर होकर शीघ्र ही विभिन्न कीट एवं रोग व्याधियों की चपेट में आ जाती है, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान एक कृषक से संपर्क किया जिन्होंने चने की फसल लगा रखी है और कुछ जानना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। फसल लगाए हुए हैं चना का और इसमें लगभग 1 माह हो गया इसको लगाए हुए, ठीक है। तो इसमें निकाई उकाई हो रहा है, लेकिन मेरा ये जो फसल है इसमें पीला पीला पत्ता हो रहा है और थोड़ा इधर कीड़ा वड़ा भी लग रहा है, सब नीचे से भी थोड़ा जड़ में काट दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा हमको क्या मतलब इसका उपाय है जो सही मेरा फसल चले। तो किसान भाइयों, चने की फसल में बढ़वार की अवस्था पर कौन कौन सी शल्य क्रियाओं को अमल में लाया जाए, इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं दलहन तिलहन कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के एक वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार। के दिन में लगभग महीने भर या उसके आसपास का पौधा उनके खेतों में मौजूद होगा। तो ऐसी स्थिति में 2-3 बातों का ध्यान रख करके हम अपने फसल को ज्यादा से ज्यादा मतलब की सुरक्षा दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उससे उत्पादन ले सकते हैं। तो पहली तो बात ये होती है कि पौधों की निश्चित संख्या होनी चाहिए खेत में, बहुत जरूरी। ऐसा देखा जा रहा है प्रत्येक बिहार के प्रत्येक गांव में हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि लोग जरूरत से ज्यादा बीज का इस्तेमाल करते हैं। फलस्वरूप ऐसा होता है कि पौधों की संख्या अधिक हो जाती है और जब पौधों की संख्या अधिक हो जाती है, ऐसी स्थिति में ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से, ज्यादा नमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए, पहली बात तो ये है कि उसकी संख्या निश्चित कर लें। तो इसके लिए यदि जरूरत से ज्यादा पौधे खेत में दिखाई पड़ रहे हैं किसान भाइयों को, तो उन्हें चाहिए कि भी जो इंटर कल्चरिंग मतलब जो निखौनी करेंगे उसके साथ पौधों की संख्या भी निश्चित कर लें, ताकि पौधों को फलने, फूलने, बढ़ने में उसको पर्याप्त नमी, पर्याप्त धूप, पर्याप्त हवा, जड़ों को बढ़ने में उसको अवसर मिले। तो पहली तो बात है कि थिनिंग कहते हैं, मतलब बछनी करना, उचित से अधिक पौधे का छटाई कर देना। और इसके साथ इसी के साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने अपने वो रसायन का उपयोग किया होगा खरपतवार नियंत्रण के लिए, उनके यहाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन ज्यादा किसान भाई चूंकि ये खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वैसे किसानों के लिए हमारा ये सुझाव रहेगा कि वो यांत्रिक विधि से इंटर कल्चरिंग कर लें। खरपतवार के तरह खरपतवार की संख्या जो अभी आपको मौजूद होगा वो आपका जैसे जंगली पालक है, मकोई है, था है, ये बहुत से स्थानीय नाम है और ये स्थानीय खेतों में मतलब आपको देखने को मिल जाता है। तो उनको पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। तो ये बात हुई निश्चित की पौधे निश्चित कर, पौधों की संख्या निश्चित हो जाए, और दूसरा कि खरपतवार से मुक्त हो जाए हमारा खेत। और बात किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो चना में बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, परंतु यदि आवश्यकता है इस बात की तो एक हल्की सिंचाई दे सकते हैं। हल्की सिंचाई मतलब बहुत हल्की सिंचाई, एक सिंचाई 5 से 7 सेंटीमीटर पानी एक दफा कहने के लिए कहा जाता है, बताने के लिए उसका जो मात्रा है 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम, सिर्फ भीग जाए। यदि ऐसा भी नहीं होता है तो किसान भाई 50% आने के पहले एक दफा छिड़काव कर दें सिर्फ पानी का, और उसमें यदि यूरिया मिला दिया जाए 2% यूरिया, तो वह पौधों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और उसकी वृद्धि अच्छी होगी, और इस प्रकार से पौधे हमारे स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद से जो समस्या आ सकती है किसान भाइयों को, वो ये हो सकता है कि कीड़े से बचाव करना, रोग से बचाव करना। चना में अक्सर कजरा पिल्लू जो दीमक है उसकी समस्या हो सकती है, या अन्य जो मिट्टी जनित जो कीड़े हैं उसकी भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि है तो कुछ तो केमिकल मतलब रसायनों का उपयोग करके उससे निजात पाया जा सकता है, या फिर कुछ जो घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनको करके भी मतलब किसान भाई इस प्रकार के कीड़े मकोड़ों से छुट्टी पा सकते हैं। उसके लिए जो रासायनिक विधि है उसमें आप 35 EC जो है उसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए। आवश्यकता हो तो 15 दिनों के बाद इसको दोबारा करने की शंका की जाती है। ये तो रसायन हुआ, बेहतर हो कि खल्ली से बना हुआ या नीम के दाने से बना हुआ मतलब बीज से बना हुआ जो रसायन होता है उसका भी यदि उपयोग करें तो यह वातावरण को भी संरक्षित रखेगा और पौधे को संरक्षित रहेगा। इसके लिए एक और किसान भाई काम कर सकते हैं कि जगह जगह अपने खेत में वो खूंटी गाड़ दें। खूंटी को जैसे अंग्रेजी में टी अक्षर होता है उसी प्रकार से टी अक्षर बना करके जहां तहां मतलब ये लगा दें। अपने खेत में 1 हेक्टेयर में मान लिया 400 खूंटी लगा दें, तो उसमें क्या होता है कि पंछी आके बैठते हैं
पंछी विश्राम स्थली हो जाती है और वो जो कीड़े मकोड़े को स्वतः वो उसका नियंत्रण हो जाता है। ये भी किया जा सकता है। फिर इससे बचाव के लिए एक फेरोमोन ट्रैप आता है, उसका भी व्यवहार किसान भाई लोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं अन्नदाता हेल्पलाइन कार्यक्रम में शामिल प्रश्न का जवाब। ग्राम पिथौरिया, जिला रांची के कृषक मुन्नर जी, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से खरगोश की देखरेख एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है। तो मुन्नर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। 50 खरगोश हैं, जिनमें 40 मादाएं हैं और 10 खरगोश नर हैं। बच्चे 30-35 बच्चे हो रहे हैं, जिनकी उम्र कोई 20 दिन का है, कोई 25 दिन का है, और इनकी देखभाल करनी है। और जाड़े से बचाने के लिए कमरे में चारों तरफ से बंद कर देते हैं। तो जी ठंड से बचने के लिए तो जी उनके लिए हम हीटर लगाएंगे 2-1, और चारों तरफ से बंद करके 2-1 बल्ब लगा के जिस तरह की गर्माहट पैदा हो, ये उपयोग करेंगे और ठंड से बचाने के लिए कोशिश करेंगे। जब शाम होती है, शाम के टाइम पर्दे बंद करते हैं। जब दिन छिपता है और सूरज निकलने पर पर्दे खोल देते हैं, जिसमें अंदर धूप भी आती है। दिन में खोल के रखते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। ये छोटे जो बच्चे होते हैं 8-10 दिन के, इन बच्चों को हम रुई में टोकरी में रख कर रुई डालते हैं, जिससे सर्दी कम लगे और गर्माहट पैदा हो। और फिर ऊपर से कंबल डाल देते हैं, पिंजरे के ऊपर कंबल डाल देते हैं, जिससे सर्दी महसूस मत हो। बड़ों के लिए कोई वो नहीं है, बड़ों के लिए तो तापमान कमरे में ही बराबर होता है। इसके बाल होते हैं, ये बालों से ही अपनी गर्मी पैदा करता है। तो सर्दियों में तो वही है, खाने के लिए इनको फीड घेरते हैं, जो फीड आती है बड़ों को डालते हैं, और बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी कटोरी में थोड़ी फीड धरते हैं। 200-250 ग्राम होता है 6 महीने से लेकर बड़े के लिए, और 400 ग्राम होता है 1 महीने से लेकर 2 महीने तक के लिए प्रतिदिन। और कुछ हरा चारा घेरते हैं, जैसे बरसी हुई, हरा पत्ते हुए, पत्ते जैसे अमरूद के, मक्का के पत्ते भी खुआ देते हैं। पत्ती नरम हो, जैसे मक्की के पत्ते हुए, चेरी के पत्ते हुए, ये भी घेरते हैं, जिससे इनका रूटीन खाने का बदलता रहेगा। हम दाना सुबह को घेरते हैं और शाम को घास घेरते हैं। एक टाइम दाना और एक टाइम घास घेरते हैं। हम 2 टाइम चारा डालते हैं इनको, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, और इन्हें ताज़ा पानी पिलाते हैं, जिससे इसकी तबीयत सही रहती है और खाने पीने की सही हिसाब बना रहता है। और बीच बीच में इनको लीवर के लिए दवा भी दी जाती है, जिससे ये अच्छी तरीके से खाएं और बढ़िया इनकी ग्रोथ हो। बड़े जानवर को 1 ml दी जाती है और बच्चों को 2 बूंद दी जाती है। बड़े जानवर को या पानी में दे देते हैं या सिरिंज में भर के 1 ml मुँह में दे देते हैं। छोटे बच्चों को ड्रॉप से मुँह में टुपके से दी जाती है। ये जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, इनको 3 महीने तक तैयार करके हम बेच देते हैं, और जिनका वजन 2 किलो का हो जाता है वो चले जाते हैं, और उनमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें रख लेते हैं। इस तरह यदि आप ये पालन करें तो इससे लाभ भी अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी होगी और मुनाफा भी बढ़िया रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजे फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।